हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। तो बच्चों हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। बहुत सारे चैप्टर्स मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम लोग ने हमारे 12th केमिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ 2-3 चैप्टर्स हमारे बचे हुए थे तो उनको भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं पूरी की पूरी 12th केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, तो वो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। सही बात है, ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर इस चैप्टर को आप जल्दी फिनिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें समझ में नहीं आता है। सही है। तो इस सीरीज को अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या होता है एक्सेल, क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ। सही है। कैसे आपका सेल कनेक्ट होता है, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, वहां से हम कैसे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग ने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर की हुई हैं। सही बात है। आज बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां पे हम समझेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि आखिरकार आपका जो स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन होता है ना। अगर आप लोगों ने मेरे साथ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे आप लोग को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है वो समझाया था। कौन से रिएक्शन फिजिबल है, कौन से रिएक्शन फिजिबल नहीं है नेचर में, वो कैसे पता चलेगी, तो वो गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलती है। एट द एंड हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से ही पता करते हैं कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। सही है। अगर गिब्स जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है। ऐसी बातें हम लोग करते थे थर्मोडायनेमिक्स में। तो उन चीजों को हम कैसे रिलेट करेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सही बात है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर साथ साथ जो लास्ट वाले लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स पे हम लोग ने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, वो नर्स्ट इक्वेशन भी यहीं से ऑलमोस्ट डिराइव हुई है। तो वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उसकी बातें करेंगे, ठीक है। पर साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवाते हुए भी चलूंगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ हर एक चीजों को। सही बात है। हर एक चीजों को आप चीजें लिंक कर पाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि यार पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर, कल क्या पढ़ाएंगे, कुछ अलग ही चल रहा है, ऐसा नहीं। हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद बच्चों हम लोग चालू करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। यहां पर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर हम लोग एक रिलेशन स्टडी करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। सही बात है, ठीक है। सो इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे। जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 8। तो अगर इसके पहले के 7 लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। सही बात है। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर के ऊपर फ्रीली अवेलेबल ऐप है। साथ ही के साथ अगर आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी भी आपको मैंने ही पढ़ाई है, सो आप बायोलॉजी के लिए बच्चों या फिर केमिस्ट्री के लिए आप आ सकते हो इस इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सही बात है। बायोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीटेड है इस चैनल के ऊपर, फिजिक्स कंप्लीटेड है, मैथ्स कंप्लीटेड है, सिर्फ केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स बचे हुए तो वो भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। सही बात है। तो मेहनत पूरी है बच्चों हमारी तरफ से बच्चों, मेहनत पूरी है आप सभी बच्चों के लिए। अब करना है आपको काम, अब आपको स्टडी करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप देखिए। दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर्स आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ ना, उन चीजों को अपने बुक में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए और उसको स्टडी करिए। समझ रहे हो। बिकॉज दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सही है। और जितनी भी मैं चीजें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नोट करिए, उसे लिखिए। समझ रहे हो। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आप लोग को बोलता हूं ना कि चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिर्फ उसे फोन में रखना नहीं है गैलरी ऐप में, उसे लिखना है बुक में, ठीक है। तभी आप लोग को आगे चीजों को पढ़ पाओगे, ठीक है। चलेंगे। सो बच्चे बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एक रिवीजन करवाना चाहता हूं। तो देखो हम लोग तो जैसा मैंने आपको बताया जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो अगर आप सेल की यानी गैल्वेनिक सेल की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हो, सो दैट इज नथिंग बट आप स्टडी कर रहे हो कौन सा सेल फिजिबल है। फिजिबल इन द सेंस कौन से सेल के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से रिएक्शन होगा, आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये आप पढ़ रहे हो स्पॉन्टेनिटी के बारे में। अब एक सेल होता क्या है, कैसे एक सेल की हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही इन चीजों के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया था। पर एक छोटा सा रिकैप मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं। जिन बच्चों को नहीं देखना वो आगे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है। पर एक छोटा सा मैं आप लोग को
चीजें समझाना चाहता हूं कि आखिरकार चीजें काम कैसे कर रही हैं। लास्ट जो लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था उन चीजों के बारे में। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल की। कौन से सेल की? गैल्वेनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो मान लो बच्चों मैं यहां पर एक गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? एक गैल्वेनिक सेल। अब आप सभी बच्चों को पता है कि गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग हाफ सेल होते हैं। हर हाफ सेल के अंदर बच्चों लगा हुआ होता है एक इलेक्ट्रोड। सही है, लगा हुआ होता है एक इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड मेटल का हो सकता है, कभी कभी इलेक्ट्रोड गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। जब आप आगे चल के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल स्टडी करोगे ना, इलेक्ट्रोड स्टडी करोगे, तो वहां पे आप लोगों को गैसियस इलेक्ट्रोड भी देखने के लिए मिलेंगे। सही है, तो यहां पर बच्चों हम लोग जो अभी इलेक्ट्रोड स्टडी कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल में, दैट इज नथिंग बट अ मेटल इलेक्ट्रोड। सही है, वो किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। बहुत सही बात है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रोड के साथ साथ रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो चीजें आप लोगों ने बहुत बार स्टडी कर ली मेरे साथ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को काफी बार बता दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। सही है, फिर ये कनेक्टेड होते हैं बच्चों एक वायर से। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक वायर से, और इस वायर में वोल्ट मीटर लगा दो जिससे हम पता कर पाए बच्चों कि इसके अंदर कितने अमाउंट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों सॉल्ट ब्रिज से। सॉरी, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों किससे? सॉल्ट ब्रिज से, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो सके, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस कंप्लीट हो सके। तो बच्चों ये एक आपका नॉर्मल सा क्या है? ये एक नॉर्मल सा आपका गैल्वेनिक सेल है। अब मान लो कि यहां पे कोई मेटल प्रेजेंट था, इस रॉड में कोई मेटल प्रेजेंट था, सो इट इज मेटल रॉड। सही बात है। अब ये मेटल क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ये जो मेटल है, ये मेटल्स क्या कर रहा है बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। सो आई कैन से कि पहले ये मेटल था, इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो उतना पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। सही बात है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? अगर आप इस स्टेप को देखो, ये कौन सा स्टेप है? ये है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप। सही बात है। ये कौन सा है बच्चों? आपका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप। और हम लोग हमेशा अज्यूम यही करते हैं कि ऑक्सीडेशन जो स्टेप है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले हाफ सेल में है। ये वाला हाफ सेल है ना, दिस इज हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल। तो यह हमेशा कहां पे हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल में हो रहा है। और जिस भी हाफ सेल में बच्चों ऑक्सीडेशन हो रही हो, उसके इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। उसके इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनोड। और एनोड हमेशा नेगेटिव साइन होगा। एनोड हमेशा नेगेटिव साइन होगा। ये बातें मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई हैं कि जहां पे ऐसे इमेजिन करो, याद रखने का तरीका है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जहां पे अलग अलग नए नए टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, आप कहोगे वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए एनोड किस फॉर्म में है? नेगेटिव चार्ज में। सही बात है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? अब देखो बच्चों, इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बिल्कुल सही है। इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ सेल। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ ऑफ सेल। या फिर इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से डिनोट करते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ई, यहां पे एम डैश एम एन प्लस, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सही बात है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, देखो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, पर यहां पे क्या हो रहा होगा? इस सेल में क्या हो रहा होगा? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब इस सेल में क्या हो रहा होगा? यहां पे होगा रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है। कैसे रिडक्शन होगा भाई? जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर 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 उड़ के कहाँ जाते हैं बच्चों? इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे कुछ मेटल्स प्रेजेंट होंगे 2+ की फॉर्म में। 2+ नहीं लिखना चाहिए,
N+ की फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है ना, 2+ ही क्यों लिखें, तो N+ की फॉर्म में यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों, कुछ मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये मेटल क्या करेंगे, ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए ना इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और बच्चों ये क्या बना लेंगे, मेटल बना लेंगे। तो मतलब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर बच्चों आपका जो N+ है वो 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। सो मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब यहां पे भी सेम चीज होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। इसे हम कहेंगे EMF ऑफ दिस हाफ सेल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों E से, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, E से रिप्रेजेंट करेंगे। पर यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है बच्चों रिडक्शन, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसे आप कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दैट इज ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ में आई बात। आप इसे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो अगर मान लो मुझे इस पूरे के पूरे सेल का, इतना बड़ा सेल नहीं, हाँ, इस पूरे के पूरे सेल का मुझे क्या फाइंड करना है, EMF फाइंड करना है। देखो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ये इसका था, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल था ये इसका था। तो अगर मुझे पूरे सेल का फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर मुझे पूरे सेल का फाइंड करना है बच्चों तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा E ऑफ सेल। ये किसका है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ EMF एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो आपका E का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू E ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है, सही बात है, बताओ कुछ गलत कहा है मैंने, बताओ मुझे। जो यहां पर बच्चों मिला इस वैल्यू को, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर मैं ऐड कर दूं, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मैं ऐड कर दूं तो मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या ये सही बात है, मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल बच्चों मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि यहां पर ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि यार देखा जाए तो यहाँ पे रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, बात मैच नहीं हो रही। अगर आपको वैल्यूज ऐड करने हैं, अगर वैल्यूज आपको सेम करने हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपको एडिशन करने हैं तो या तो आप दोनों जगह ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ले लो, या तो आप दोनों जगह रिडक्शन रिडक्शन ले लो। अब दोनों जगह रिडक्शन हो ही नहीं सकता ना, एक जगह रिडक्शन होगा दूसरी जगह ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका भी वैल्यू, इसका भी तोड़ है हमारे पास, इसका भी तोड़ है। क्या तोड़ है बच्चों, कि हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, EMF ऑफ ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे मान लो यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.7 है, 0.7 वोल्ट है, मान लो फॉर एन एग्जांपल, सपोज यहां पे हम लोग सिर्फ सपोज वाला गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि जब आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया 0.7 वोल्ट, पर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था यार, मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड पुट करना है। तो मैंने क्या सीखा बच्चों, कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इट इज जस्ट नेगेटिव टू रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर मैं इसके सामने एक माइनस का साइन लगा दूं तो अब ये वैल्यू बन गया है रिडक्शन पोटेंशियल का। अब ये वैल्यू किसकी बन गई है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल की। और अगर मैं बात करता हूं IUPAC के अकॉर्डिंग, अगर IUPAC के अकॉर्डिंग में बात करूं बच्चों, तो IUPAC हमेशा कहता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू पुट करनी है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू पुट करनी है, आप कोई दूसरी वैल्यूज पुट ना करो, आप फेवर करो, ज्यादातर यूज करो किसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो बच्चों इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या मैं माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सही बात है। ये वैल्यू किसकी थी बच्चों, एनोड की वैल्यू थी, याद है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है,
रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। ये मैंने आपको शायद नहीं बताया कैथोड वाला, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये वाला मैंने आपको नहीं बताया। हाँ ये रिडक्शन हो रहा है ना बच्चों, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड कहेंगे, सही है। और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव्स है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव्स है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, सही बात है। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है, सही बात है। इसकी आपकी बुक कैसे लिख रही है इस चीज को, आपकी बुक इस चीज को ऐसे लिखती है, माइनस ई ऑफ एनोड प्लस ई ऑफ कैथोड। अब बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा? कैथोड का स्पेलिंग क्या है, यही है ना, ई लगता है, नहीं लगता है ई, पता नहीं, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है सही है। तो आपकी बुक ने कुछ गलत लिखा क्या, मैंने कुछ आपको गलत पढ़ाया क्या? नहीं, मैंने आपको वही पढ़ा ना, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा है ना, तो इसकी जगह मैंने एनोड लिखा, इसकी भी जगह मैंने कैथोड लिखा। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको मैं उल्टा कर दूं, सो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, और ये वैल्यू मिलती है बच्चों आपके ई ऑफ सेल की, यानी ईएमएफ ऑफ सेल की। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। सिमिलरली ये देखो ये तो ई बात किया हम लोग, ईएमएफ का बात किया हमने एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता, मान लो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर हम लोग ने कर दिया, या फिर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ने सिर्फ 1 मोल रखा, मतलब कांस्टेंट रखा, तो दैट इज कॉल्ड एज, मैंने आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी जगह हम लगाएंगे ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। समझ रहे हो? दिस इज द वैल्यू एट 25 डिग्री टेम्परेचर, इसी को आप 298 केल्विन भी कह सकते हैं, एंड 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो? 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वहीं अगर गैस रहेगा तो 1 ATM प्रेशर या फिर 1 बार पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो? क्योंकि बार और ATM में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बार और ATM में बच्चों ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इस कंडीशन पे आप ई नॉट लगाओगे, और किसी भी सेल के लिए बच्चों हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये वाला। अब देखो ये वाला तो हमको मिल जाता है, ये जो ई नॉट वाली वैल्यू ये तो मिल जाती है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनाते हैं लैब में और हमको ई नॉट की वैल्यू मिल जाती है। पर ये वाली वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी बताओ, जरा दिमाग चलाओ थोड़ा तुम लोग। ये वाली वैल्यू एट एनी टेम्परेचर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर रखी है बच्चों, ये वाली वैल्यू हमको मिलती है नर्स्ट इक्वेशन से। कहाँ से मिलती है? नर्स्ट इक्वेशन से। सो आई होप बच्चों इतनी चीजें मैं आपको क्लियर करवा पाया रहूंगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीजें बच्चों आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? चलेगा? समझ में आ गया? सो ये अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है अभी तक, तो ये वाला एक इक्वेशन और ये वाला एक इक्वेशन याद कर लो, रट लो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कि मैंने आपको क्या समझाया है, तो इन दोनों इक्वेशन को रट लो, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपके हर जगह काम आती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। सॉरी। ले लिया? चले आगे, लेट्स गो। आगे चलते हैं बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम बातें करते हैं। नाउ गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताता है? अब हम लोग बात करें थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स की। हमारा खत्म हो गया जो भी हम लोगों ने अभी तक रिवाइज किया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, या फिर आप कह सकते हो ऑफ अ सेल और अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की बात करो या फिर किसी सेल की बात करो, गैल्वेनिक सेल, किसी भी सेल की बात करो, उसके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात हम लोग करते हैं बच्चों, किस रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? फिजिबल यानी कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? हम लोग इसी की बात करते हैं भाई।
क्या ये रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस है या नहीं, हम इसी की ही बात करते हैं ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बर्फ़ को यहाँ पे एज अ मतलब ओपन में सड़क पे जाके रख दूँ तो वो बर्फ़ अपने आप पिघल जाएगा, पर अगर उस पानी को मैं रोड पे रख दूँ तो क्या वो अपने आप बर्फ़ में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो मतलब कुछ रिएक्शंस खुद ब खुद होती हैं, कुछ रिएक्शंस को करने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ता है। जैसे मान लो उस पानी को मुझे वापस बर्फ बनाना है तो मुझे एक्सटर्नली अच्छा क्लाइमेट लगाना पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, वापस बर्फ में कन्वर्ट होगा। सो इस दुनिया में कुछ रिएक्शन अपने आप होती हैं, कुछ रिएक्शन अपने आप नहीं होती। जो रिएक्शन बच्चों अपने आप हो जाती है इस दुनिया में, जिसको कोई एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को या फिर ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस सेल्स। सही बात है, जो सेल्स अपने आप काम कर रहे हैं, जिनको ऊपर बाहर से कोई टेम्परेचर, बाहर से कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ऐसे सेल्स को हम कैसे पहचानेंगे? अगर याद हो, अगर आप लोगों ने मेरे साथ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके बताए थे। जैसे हम लोग वहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात करते थे, थर्मल प्रोसेस पे लोग कहते थे कि यहाँ से एनर्जी निकल रही है, कहीं में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सही है। आइसोथर्मल कंडीशन थी, अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर, सही है। फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि नहीं यार, ये तो चीज़ें गलत है। कहते थे कि जो मेटल है, जो कोई एलिमेंट है, जब वो एनर्जी को लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, सही। एनर्जी को लूज करता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। पर ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें फेक, मतलब फेक नहीं कह सकते, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, क्योंकि जो आइस वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो वो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, फिर भी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सीखी थी वहाँ पर। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी हमें आइडिया बताता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, सही बात है। तो हम फाइंड करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन बच्चों दिक्कत यह है कि हम गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम थर्मोडायनेमिक्स में भी कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हम कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपका कोई रिएक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, तो इसके अंदर कितनी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, इसके अंदर कितनी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कांट कैलकुलेट इन दिस, समझ रहे हो? अरे सॉरी, हाँ, हम बच्चों ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों के। इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें तो क्या गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी है, क्या गिब्स फ्री एनर्जी कम हुई है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? इट इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, नेगेटिव पार्ट ऑफ, नेगेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क, मतलब जो भी आपका यूजफुल वर्क है उसका नेगेटिव पार्ट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो यहां पर वर्क क्या होगा, यहां पर वर्क होगा इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां पे जो वर्क होगा बच्चों वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क तो लिखा ही है मैंने W, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ द सेल। समझ में आ गया? क्या आपको इतनी चीज समझ में आई है? ठीक है, ठीक है, क्या आपको बच्चों इतनी चीजें समझ में आई हैं? ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, क्लियर है? ओके। यहां इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 देके रखो, इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में वर्क होता क्या है। आपको पता है, थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय चार्ज, यही होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वर्क डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय चार्ज, सही बात है। अगर आप यहां से वर्क निकालना चाहो तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको मैं मार्क कर देता हूं इक्वेशन 2 के नाम पे। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं बच्चों इक्वेशन 2 के नाम पे। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं जो अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? अभी तक मैंने बच्चों आप लोगों को ज्यादा कुछ बताया नहीं, बहुत ही कम चीजें बताई हैं। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बच्चों जो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है, इट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ, इट इज अ नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। जो आपका सिस्टम है जो नेगेटिव यूजफुल वर्क कर रहा है उसी की नेगेटिव वैल्यू को आप क्या कहते हो, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब आपका वर्क क्या है, आपका जो रिएक्शन क्या है वो स्पॉन्टेनियस है। तो नेगेटिव कैसे होगी, जब आपका वर्क का वॉल्यू पॉजिटिव होगा। और मान लो वर्क का वॉल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो, मतलब नेगेटिव वर्क तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपका वर्क का वॉल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन लगा दो तो मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन है डेल्टा जी का, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, फिर मैंने बताया बच्चों, बताया पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट ईएमएफ। अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वही सेल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट ईएमएफ, दैट इज नथिंग बट ई। सही बात है, वही है ना, सेम ही चीज है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा फिजिक्स से हम लोगों ने उठाया। डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। सही बात है, और वहीं हम लोग ने फॉर्मूला बनाया किसके लिए, वर्क के लिए बनाया। सो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वी। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वी। अब मान लो मुझे चार्ज निकालना है पूरे के पूरे सेल का। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट चार्ज इन द कंप्लीट सेल। पूरे के पूरे सेल में कितना चार्ज है दैट आई हैव टू कैलकुलेट। तो वह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चार्ज इज नथिंग बट, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे पूरे सेल का चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मुझे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उस पूरे के पूरे यू कैन से उस पूरे के पूरे सिस्टम में, उस पूरे के पूरे सेल के अंदर, तो मुझे उस पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो मैं कैलकुलेट करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ रहे हो, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आपको बच्चों ये चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज हमें पता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग n यूज करेंगे। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक मोल में वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और मोल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक नंबर ऑफ मतलब एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट वी आर कैलकुलेटिंग। सो मोल का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, नॉट -23, इट इज 23 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, ई लिखता हूं। ये क्या किया मैंने, समझ में आया आप लोग को, नहीं समझ में आया? सुनो, मैंने क्या किया बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है चार्ज पूरे के पूरे सेल का। तो मैं क्या करूंगा भाई कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करूंगा और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक मोल में वो मैंने यहां पे लिखा। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता पर मुझे मोल पता है ना कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सही बात है। तो जब आप इस वैल्यू को, अरे यार, हाँ, जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 96,850 कूलम्ब।
इंटू एन, इंटू एन। ये है बच्चों, ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका चार्ज इतना होगा, उनका चार्ज कितना होगा, इतना होगा। समझ में ही बात, इतना चार्ज होगा बच्चों किसका, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये वैल्यू होती है एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, मुझे वैल्यू मिल गई कि एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कितना चार्ज आएगा, दैट इज नथिंग बट 96,850। सही बात है, आपकी बुक्स में कहीं कहीं पे इसको अप्रोक्सीमेट करके 96,500 लिख दिया जाता है। सही बात है, रुको मुझे मिटाने दो, अच्छे से लिखता हूं। आपकी बुक में बच्चों इसे कहीं कहीं, यार मेरा ना प्लानिंग बहुत खराब है, ठीक है ऐसे बना देता हूँ। आपकी बुक में बच्चों इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके 96,500 कूलम्ब लिखा जाता है। सही है, और इस चीज को, इस वैल्यू को, ये कांस्टेंट है ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। समझ में आई बात, और इसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल F। इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं बच्चों, F सिंबल यूज करते हैं। सही है, तो 96,500 दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है 96,850 कूलम्ब। सही है, कितने, इसका मतलब क्या है बच्चों, कहां लिखें, यहीं पे लिख दूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या है बच्चों, इसका मतलब दूसरे कलर से लिखते वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज नथिंग बट फैराडेज कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट फैराडेज कांस्टेंट। सही है, तो मैं इस वैल्यू की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं NF, क्या ये लिख सकता हूं, सो Q इज इक्वल टू NF, क्या ये लिख सकता हूं मैं, बताओ, Q इज इक्वल टू NF, क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट लो, पहले मुझे पानी पीने दो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट। डन, डन, ओके ओके, डन है। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब Q की वैल्यू मुझे NF, व्हाट इज N, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज द फैराडेज कांस्टेंट। इस वाली वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट करूंगा, कैन आई हैव अ स्पेस, यस, सो Q इज इक्वल टू NF। इसको साइड में लिखते हैं क्योंकि और भी शायद जगह लग सकती है। सही है, अब मुझे पता है बच्चों, अभी मैंने लिखा था दैट W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा V, आपको पता है डेल्टा V इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ही मतलब क्या होता है बच्चों, E, यानी EMF ऑफ सेल। सही बात है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, NF। सही है, और डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, E ऑफ सेल। तो ये मिल गया बच्चों आपको W की वैल्यू, ये मिल गई बच्चों आपको किसकी, W की वैल्यू। सो W, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, देख लेना 3 था ना, हाँ, तो W की वैल्यू क्या मिल गई, W इज इक्वल टू NF E ऑफ सेल। अब इस वाली वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, समझ रहे हो, इस वाली वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, यहां पे। सो आवर इक्वेशन बिकम्स, अच्छे से लिख देता हूं, सेंटर में ही लिख देता हूं, सो इतना स्पेस नहीं चाहिए था मुझे, सेंटर में ही लिखते। सो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क, माइनस ऑफ वर्क। सही है, इस वर्क की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस ऑफ NF E ऑफ सेल। डेल्टा G इज इक्वल टू, अच्छे से लिखते हैं यार, अच्छे से लिखो, सो डेल्टा
G इज इक्वल टू माइनस NF ऑफ सेल। समझ में आई बात? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही है बच्चों आपके गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है वो सिर्फ इसको याद कर ले, इसको रट ले। ठीक है, समझ में आ गया क्या? बताओ, समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये है बच्चों डेल्टा जी ऑफ किसका? एट एनी टेम्परेचर एट एनी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मुझे स्टैंडर्ड निकालना है तो मैं कैसे निकाल लिख दूंगा बच्चों? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यानी दिस इज द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब क्या? रूम टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? 1 मोल। अगर प्रेशर रहेगा तो 1 atm या फिर 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ NF E नॉट ऑफ सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, हैं बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई बातें? जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं क्या वो आपको समझ में आ गई हैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बड़ा आर लिखना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन बच्चों स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये भी बहुत आसान है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, यानी हम ई नॉट की ही बात करेंगे, सही है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज नथिंग बट के। के ही होता है ना? क्या होता है के बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपने पढ़ा है? ये कहाँ पढ़ा था? केमिकल काइनेटिक्स में, याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट हम लोग पढ़ते थे ना, दैट इज नथिंग बट अ के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यार क्यों ये वायर मुझे परेशान करता है बच्चों? ठीक है, बात करते हैं बच्चों, आ जाओ इसकी बात करते हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना है डेल्टा जी से ही। आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा, दैट डेल्टा जी नॉट, नॉट वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E ऑफ सेल नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है, जो अभी हम लोग ने क्या किया बच्चों? सॉल्व किया है। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करते हैं तो वहां पे एक इक्वेशन निकलती है बच्चों, दैट इज डेल्टा जी ऑफ नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log to the base 10 of K। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कहां से आई? सवाल ये है, एक सेकेंड, हाँ, ये इक्वेशन कहां से आई बच्चों? सवाल ये है। तो ये इक्वेशन आती है बच्चों आपके रिएक्शन से, ऐसे रिएक्शन से जहां पर गैस यूज हो रहा है। यू कैन से यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। सो ये चीजें कहां से आती है बच्चों? दिस इज द रिएक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ENERGY एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है उसका डेल्टा जी का वैल्यू ये है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं तो मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई है वहाँ पे, ये चीज़ें मैंने वहाँ पर सिखाई हुई है, सही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज माइनस RT log to the base 10K। Now what is R? R is the gas constant. What is T? T is the temperature log to the base 10. What is K? K is the equilibrium constant, ठीक है, K is the equilibrium constant। अब आप देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये भी डेल्टा जी नॉट के बराबर है, ये भी डेल्टा जी नॉट के बराबर है। तो आई कैन से ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, सही है। सो माइनस n F E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT log to the base 10K, सही है, log to the base 10K बराबर है। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा बच्चों? यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, बचा क्या? N F
नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू RT log to the base 10 K। सही है, ये इक्वेशन आप किसके लिए बनाओगे? E नॉट ऑफ सेल के लिए बनाओगे। सो E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है NF, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो RT डिवाइड बाय NF log to the base 10 K। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सही है। सिमिलरली आप इस K की जगह ये भी डाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर लिक्विड है तो ही आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर क्या होगा, ये गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ऐसे आप डालोगे इस K की वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम। बहुत ही छोटा सा बच्चों, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, ज्यादा कुछ था नहीं अंदर। और हमेशा याद रखना बच्चों, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? K नॉट की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 मतलब क्या बच्चों? 298 केल्विन, पता होना चाहिए। और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा? 1 मोल। अगर गैस होगा तो 1 ATM या फिर 1 बार, समझ रहे हो? ATM या फिर 1 बार, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मतलब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों। समझ में आ गया? सो आई होप इतनी चीजें मैंने आपको क्लियरली समझाई हुई हैं। तो ये इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हैं। अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो दो घंटा ही पढ़ा सकता हूँ आप लोग को, बट उसका कोई ये नहीं है ना, आप कह सकते हो वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं, बोर हो रहे, बीच में से व्हाट्सअप खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो सिर्फ 40-50 मिनट ही कॉन्सेंट्रेट करो, पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो। आप 2 घंटा 1.5 घंटा कॉन्सेंट्रेशन करने लायक हो। आप बच्चे नहीं हो छोटे से कि आप 10 मिनट पढ़ने के बाद आपका दिमाग इधर चले जाता है, खेलने में चले जाता, नहीं। समझ रहे हो? ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड आपको देना है, तो आपको खुद को प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं आज के इस वीडियो में, उसे नोट ज़रूर से करना, अपनी बुक के अंदर पढ़ना, रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग शी के बारे में पढ़ेंगे। शी मतलब क्या, उसके बारे में नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर से देखेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।